हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 16। 1 से लेकर 15 तक सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस, हमारे इस लर्न ई स्पॉट चैनल पर आपको कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की जितनी भी थ्योरी सीरीज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कंप्लीट स्टैटिक जीके है, जिसमें आपको नेशनल पार्क्स, ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस भी हमारे इस चैनल पर अपलोड करी जा रही हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और हमारे इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ इनोवेटिव चीज़ें और क्विजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें आपको आंसर शीट भी अवेलेबल होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच आरआरबी रिक्वायर्स। एक नई ब्रांच को लॉन्च करने के लिए, खोलने के लिए, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर जो है वो है आरबीआई के लाइसेंस की। ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इनको लाइसेंस देना होता है। उसके बाद है व्हाट डज एम स्टैंड इन द कैमल्स। तो कैमल्स में पहले मैं आपको पूरा इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ कैमल्स का। तो सी फॉर होता है गाइस कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी। ए इज टर्म्ड एज द एसेट क्वालिटी। आपकी एसेट की क्या क्वालिटीज है? ठीक है। एम इज टर्म्ड एज द मैनेजमेंट। एम हमारा कहलाता है मैनेजमेंट। ई इज टर्म्ड एज द अर्निंग्स, बैंक क्या अर्न कर रहा है। एल इज टर्म्ड एज द लिक्विडिटी, कि कितनी लिक्विडिटी है बैंक के पास। एंड एस इज नोन एज द सेंसिटिविटी। एस कहलाता है हमारा सेंसिटिविटी। तो हमारा आंसर है एम को क्या बोलेंगे? तो एम इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द कंट्री आर। तो हमारी कंट्री का जो मेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन कौन सा है? तो देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स है हमारे पास। ठीक है। गोल्ड स्टॉक है और एस डी आर है। ये तीनों ही हमारे हमारे कंट्री के मेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following act has specially been enacted to help deals with बैड लोन्स? तो बैड लोन्स से डील करने के लिए सरफाइसी एक्ट बनाया गया था, याद रखिएगा। सरफाइसी एक्ट का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, एफ फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इट इज टर्म्ड एज द सरफाइसी एक्ट। बहुत अच्छे से याद कर ली, पेपर में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इसका जो काम है बेसिकली वो क्या काम है? इसका जो पहला काम था कि जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका सिक्योरिटी और उसका रिकंस्ट्रक्शन करना। ठीक है। फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके नया लेके रूप में लेके आना। दूसरा था एनफोर्स करना। एनफोर्स मतलब होता है आपका लागू करना, उनको चीज़ों को कंट्रोल करना। ठीक है। जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रिलेटेड मैटर्स हैं। और यहाँ पर ये पूरे ही भारत में, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। तो एनपीए के रिगार्डिंग अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा सरफाइसी एक्ट है। नेक्स्ट है इन बैंकिंग पैरालाइंस एनपीए स्टैंड फॉर। अब एनपीए तो आप सभी लोग जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। तो अगर हमारे जैसा, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है और वो एक सर्टेन पीरियड के बाद उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है, पे बैक नहीं कर पा रहा है, तो वो लोन कहलाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। तो a loan is in arrears when principal or interest payments are late or missed. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, dash is the duty applied by a government to control the exports of an article of the trade so that the article of the trade can be used by the local market rather than in the foreign countries. ठीक है। तो ऐसी कौन सी ड्यूटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई जाती है, कंट्रोल्स द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ द ट्रेड, जिससे कि हम भारत में बने हुए सामान को फॉरेन कंट्री में भेजने से रोक सके, सो दैट द आर्टिकल ऑफ ट्रेड कैन बी यूज्ड बाय द लोकल मार्केट। यानी मान लीजिए कि हमारी कंट्री में कुछ बॉल बनाई जाती है एक, ठीक है, बॉल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब उसकी हमारी इंडिया में जो कीमत है वो 100 रुपये है, और अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको 120 रुपये का बेचते हैं वहाँ पर। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पर, याद रखिए, गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी,
इसका आंसर जो है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी पहले 20 रुपये लग रही थी, 20% लग रही थी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 40% कर दी, तो अब 140 रुपये की बिकेगी। तो लोग बेचने से रोकेंगे और वहाँ फॉरेन कंट्री में ये सेल भी नहीं होगी इतनी कॉस्टली। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल एडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है। तो क्वालिटेटिव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, ये तीनों ही आंसर है हमारे इसके क्वालिटेटिव मेथड के। द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट, अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा गाइस कि ये ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, दीज आर, नीचे लिख देता हूँ, दीज आर द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और जिनकी मैच्योरिटी जो होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है, 1 साल से भी कम इनकी मैच्योरिटी होती है, ये ऐसे बिल्स होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोरो करती है, बोरो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहला ट्रेजरी बिल 1917 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस टाइम पे जो एक्टिव टी बिल्स हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा इसको। तो पहला है 91 डेज का टी बिल, 91 दिन का। दूसरा है 182 दिन का। और तीसरा है हमारा 364 दिन का, 1 साल से कम। ठीक है, 365 का नहीं हो सकता। तो अब पूछ रहा है द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट, तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं हम उनको किस पे इशूड करते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट द डिस्काउंट, कौन डिस्काउंट इशू। If a customer does not get satisfactory response to his grievance from the bank within, ठीक है, अगर उसको कितने दिन तक रिस्पॉन्स ना मिले, तो इसका आंसर है 30 दिन तक। इसका आंसर जो है 30 दिन तक, देन ही कैन अप्रोच द बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कैटेगरी, अंडर विच कैटेगरी यू विल क्लासिफाई आरआरबीज। तो आरआरबीज को आप किसके अंतर्गत कैटेगराइज करोगे, तो इसका आंसर है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। व्हाट डज एफएसडीसी स्टैंड फॉर, एफएसडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो एफएसडीसी का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, दिसंबर 2010 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब बनाई गई थी एफएसडीसी। ठीक है, अब इसका मेन काम होता है टू स्ट्रेंथ एंड इंस्टीट्यूशनलाइज भारत में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज आल्सो नोन एज द नेशनल बैंक। निम्नलिखित में से किसको नेशनल बैंक बोलते हैं, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935। द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, डैक्स जो है वो किसका स्टॉक एक्सचेंज है। 1 सेकेंड, तो डैक्स जो है आपका वो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जैसे भारत में बीएसई होता है, एनएसई होता है, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, वैसे वहाँ पर जर्मनी में डैक्स होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। ठीक है, इसका आंसर है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, यानी कि गरीब से गरीब तबके के लोगों तक जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मान लीजिए उनके पास एटीएम हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट अकाउंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, लोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम उनके पास। ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम उनको, पीओएस मशीन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज एल स्टैंड इन द टर्म सीबीएलओ। सीबीएलओ में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एल का जो टर्म है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे 1 सेकेंड, व्हाट डज एल स्टैंड इन द टर्म सीबीएलओ। तो सीबीएलओ में एल का मतलब गाइस है हमारे पास लैंडिंग। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज द लैंडिंग। एक प्रकार का ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि एक प्रकार की ऑब्लिगेशन शो करता है किसके किसके बीच में, बोरोवर
और लेंडर के बीच में, ठीक है। बोरोअर और लेंडर के बीच में ऑब्लिगेशन शो करने के लिए जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग CBLO, जिसमें एल का मतलब है यहाँ पर लेंडिंग। और याद रखिएगा CCIL इसको रेगुलेट और ऑपरेट करता है। CCIL इज द रेगुलेटर एंड ऑपरेटर। CCIL का फुल फॉर्म गाइस क्या होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, CCIL। अब आप लोग एक कमेंट में आंसर हमको बताएंगे। वो आंसर है कि CBLO का फुल फॉर्म, कंप्लीट फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक ATMs have been introduced by many banks recently to cater which type of the customers, ठीक है। तो किस प्रकार के कस्टमर्स के लिए ये लगाए गए थे? रूरल एंड इलिटरेट पीपल। बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाके बायोमेट्रिक करना है, अमाउंट डालना है और आपके पैसे क्या हो जाएंगे? विड्रॉल हो जाएंगे। इंडियन पेपर करेंसी इज मिंटेड इन मैसूर एंड आल्सो। अब इंडियन जो हमारी करेंसी है पेपर वाली, वो मैसूर में और कहाँ पर मिंट की जाती है? तो इसका आंसर है नासिक। नासिक जो कि महाराष्ट्र में, और मैसूर जो है वो कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बजटिंग बीइंग यूज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में याद रखिए तीनों प्रकार की बजटिंग यूज होती है, बैलेंस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट और रिसिप्ट बजट। यानी आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसिप्ट। मान लीजिए 100 रुपये भारत कमाता है और उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता है, तो 100 माइनस 80 यानी टोटल हमारा जो है ये हमारा फिजिकल सरप्लस हो गया, ठीक है। ये सरप्लस हो गया। अब हो क्या रहा है? 80 रुपये कमा रहे हैं हम और 100 रुपये खर्च करते हैं। 80 रुपये हम कमा रहे हैं और 100 रुपये खर्च करते हैं, यानी 20 रुपये का हम नुकसान झेल लें। तो दिस इज टर्म्ड एज फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो आपकी एक्सपेंडिचर और जो आप कमा रहे हो रिसिप्ट आ रही है उसमें जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो ये आंसर शीट है गाइस हमारी, ठीक है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी आंसर शीट मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।